सर सर बिहार से बेरोजगारी और पलायन को दूर करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप? बिहार से गरीबी और पलायन को दूर करने के लिए हमारे पास रोड मैप की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया में जहां पर भी गरीबी और पलायन पर काबू पाया गया है उस प्रमाण बिल्कुल सामने है। दो चीजों से, शिक्षा और पूंजी, दो चीजों से ही पलायन और बेरोजगारी रुक सकती है। अभी मैं बच्चों को बता रहा था, कई लोगों को लगता है नौकरी देने से, पूरे बिहार में 75 साल के सारे प्रयास के बावजूद सिर्फ 1.57% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। 98.5% मतलब 100 में 98 आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी ही नहीं है। तो नौकरी देके तो आप बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर हो सकता है शिक्षा से, बेरोजगारी दूर हो सकता है लोगों को पूंजी उपलब्ध करा के, ताकि लोग स्वरोजगार करें, रोजी रोजगार अपने स्तर पर कर सकें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, ये तो हर आदमी मान रहा है। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, कॉलेज स्कूल में खिचड़ी खा रहे हैं, कॉलेज से डिग्री ले रहे हैं, पढ़ाई तो उन्होंने किया नहीं। तो जब आप सिर्फ डिग्री लीजिएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तो उस शिक्षा से रोजगार के मामले में, आमदनी के मामले में कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी, हमारा जो विजन है, बिहार में अगर लोगों को पूंजी उपलब्ध करा दिया जाए तो लोग यहाँ पर मेहनती हैं, उन्होंने काम किया हुआ है, पूरे देश विदेश के फैक्ट्रियों में यहाँ के लोगों ने काम किया है। अगर उनको पूंजी मिल जाए तो अपने गांव देहात पंचायत में ही वो काम कर सकते हैं, स्वयं का रोजगार कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। अब बिहार में ये होता क्यों नहीं है, ये आप समझ लीजिए। पूंजी जो आता है समाज में वो दो जगह से आता है। एक, जो पैसा आप कमाते हैं और कमाने के बाद, खर्च के बाद जो पैसा बचता है वही आपका पूंजी हुआ। दूसरा पूंजी का स्रोत है जो आप बैंक से कर्ज लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया बचत का है और आप 4 लाख रुपया बैंक से कर्ज लीजिएगा, 5 लाख रुपए का आप घर बनाइएगा। बिहार में ये दोनों ही स्थिति, चूंकि बिहार बहुत गरीब राज्य है, यहाँ औसत आय 35,000 रुपए है प्रति व्यक्ति, जबकि देश में औसत आय है 1,35,000 रुपया। तो 35,000 रुपया कमाने वाला समाज, आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, पूंजी आप कहां से लाइएगा। दूसरी जो बड़ी वजह ये है कि यहाँ जो बैंक हैं वो लोगों को ऋण या लोन नहीं देते। इसको जांचने के लिए एक आंकड़ा है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये गाइडलाइन है, देश में ये व्यवस्था है कि बैंकों में जो लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक को उसका 70% पैसा ऋण के तौर पर समाज को वापस देना है। चाहे घर बनाने के लिए हो, गाड़ी खरीदने के लिए हो, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए हो, दुकान खोलने के लिए हो, अलग अलग काम के लिए बैंकों को ये ऋण देना होता है 70%। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। मतलब अगर बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने सिर्फ 40 रुपया ही ऋण दिया। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया जहां पर रोजी रोजगार हो रहा है, जहां बिजनेस व्यापार हो रहा है। अब इसको मैं आपको पिछले साल का एक आंकड़ा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। पिछले साल कई बार आप लोग कहते हैं भैया एक फैक्ट्री नहीं लगा, अगर कोई चीनी मिल चालू होगा 5,000 करोड़ रुपया लगेगा। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बिहार के बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में यहाँ के लोगों ने जमा किया। 70% सीडी रेशियो के हिसाब से बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ 40% की सीडी रेशियो है तो मिला 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा गया आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। वहां पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100। तो अगर आप अंदाजा लगाइए, हर साल 2 लाख करोड़ रुपया अगर यहाँ के लोगों को ज्यादा मिलता तो लोगों को कितना ज्यादा लोग घर बनाते, कितनी ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाती, कितना लोग रोजी रोजगार कर पाते। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, बैंक ने अगर 80,000 रुपया आपको कर्ज दे दिया तो 1 लाख रुपया में आप सैलून यहाँ खोल लेंगे, खुद के लिए भी कमाएंगे, 2-4 लोगों को उसमें नौकरी भी देंगे। लेकिन अगर वो 80,000 रुपया न मिले बैंक से ऋण आपको, तो 20,000 रुपया लेकर तो आप सैलून खोल नहीं पाइएगा, आपको बड़े शहर में जाकर किसी सैलून में मजदूरी करनी पड़ेगी। ये फर्क है। तो हमारा या स्वराज का विजन ये है कि बिहार से गरीबी और बेरोजगारी या पलायन रोकना है
इसीलिए मैं जो हर जगह कह रहा हूँ 1 साल में इसको किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप पूंजी उपलब्ध करा देंगे तो बिहार के बच्चे, उनमें ये ताकत है, वो क्षमता है, वो आकर गांव-गांव में, घर-घर में अपना रोजी रोजगार कर सकेंगे। अब एक आंकड़ा और दे देता हूँ आपको, कोई दूसरा बताएगा नहीं। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर पिछले वर्ष तक, 1990 से लेकर 2022-23 तक, इन साल 32-33 सालों में बिहार के बैंकों ने करीब करीब 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का, बाहर के लोगों का नहीं, यहाँ के लोगों का 26 लाख करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में भेज दिया है। यहाँ के वित्त मंत्री से जाकर पूछिएगा, उसको मालूम भी नहीं है कि ये होता क्या है। पत्रकारों को भी मालूम नहीं है, न कोई बात करता है, न कुछ समझता है। बिहार में तो नेता वही है जो महामूर्ख है, जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने, उसको आप लोग जमीनी नेता बताइएगा। जो यहाँ गुंडागर्दी करे, बदमाशी करे, बालू शराब का माफिया है, वो आपके नजर में बड़ा मजबूत नेता है। जो यहाँ पर जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, विषय का ज्ञान ना हो, वही नेता है। इसीलिए इस दुर्दशा में हम लोग जी रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को, बच्चों को मिला होता, तो कितने ज्यादा बिहार के लड़कों ने कोई ना कोई रोजी रोजगार किया होता। अब आप कहिएगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं रहा है कि एक तो सरकार के में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं है, दूसरा अगर जानकारी है भी, इस ऐसा नहीं कि बैंकों की मनमर्जी है। ये कमेटी है जिसके प्रधान बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब हर राज्य का मुख्यमंत्री उसका हेड चेयरमैन होता है उस कमेटी का, जिसकी ये जिम्मेवारी है सुनिश्चित कराना कि बैंक 70% कर्ज दे। लेकिन जैसे बिहार में मुख्यमंत्री का बात शिक्षक नहीं मान रहा है, सीओ पीडीओ नहीं मान रहा है, दरोगा नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाले भी नहीं मान रहे। और सरकार की कोई चिंता है नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो अगर बिहार से गरीबी और बेरोजगारी दूर करनी है तो उसका सीधा उपाय है, पहले 15 साल में बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, राज्य पर 65 साल बोझ न पड़े। अभी स्थिति क्या है, आपने 15 साल पढ़ाया नहीं तो बच्चा अनाज के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए सरकार पर बोझ बना रहता है। अगर आप पहले 15 साल में बच्चे को पढ़ा दें, मान लीजिए हम पढ़ लिए इसी बिहार में, तो हमको सरकार कुछ दे न दे, हम अपनी दम पर कुछ कर सकते हैं। तो पहले 15 साल में जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाना, और 15 साल से जो आगे, जो 20 साल 25 साल के बच्चे, उनसे वो आगे के लोगों को उनके हाथ में पूंजी देना ताकि वो रोजगार कर सके, अपने लिए बिजनेस व्यापार कर सके। यही रास्ता है बिहार से गरीबी दूर करने का। सर, एक मेरा सवाल है, आप जदयू में जितना समस्या उठा रहे हैं, तो आप जदयू के महत्वपूर्ण पद पर थे, उपाध्यक्ष थे, उस समय कभी समस्या को आपको नहीं हटा सके तो आप कैसे हटाइएगा, उससे कैसे निपटिएगा? हाँ, फिर वही बात मैं कहूंगा, कभी कभी मुझे यहाँ पत्रकारों की समझदारी पर भी बड़ा अफसोस होता है। आप किसी दल में, किसी पद पर हैं, आप सरकार चलाने लगिएगा। दल के पद पर जो बैठा हुआ आदमी है, मान लीजिए कि नड्डा जी भाजपा के देश के अध्यक्ष हैं, तो जो देश में कार्यक्रम चल रहा है वो मोदी जी और भाजपा की, देश की सरकार की कैबिनेट, उसके अफसर चलाएंगे, कि नड्डा जी और भाजपा का जनरल सेक्रेटरी चलाने लगेगा। बात सुनिए, जब आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये खाली नेताओं की दुर्दशा नहीं है, ये पूरे समाज की यहाँ यही दुर्दशा है। कोई आदमी पढ़ने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। संगठन में अगर आप हैं भी बहुत बड़े ताकत वाले हैं, तो आप संगठन में चलाइएगा कि बिहार में घर संगठन, आप कहिएगा संगठन आपका प्रभाव तो है, प्रभाव था तो 7 निश्चय बनवाया, लेकिन 7 निश्चय जमीन पर लागू तो सरकार को न करना है कि संगठन का आदमी करने लगेगा। आप दिन भर मोदी मोदी करते हैं, सुनते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका काम है करना, कि भाजपा का जो जनरल सेक्रेटरी है वो आके काम कर देगा। अब अगर मोदी सरकार काम न करे तो आप मोदी जी को दोषी मानिएगा, कि भाजपा में संगठन में जो जनरल सेक्रेटरी है उसको दोषी मानिएगा। गजब हाल है। सर, जातिवाद का जो दलदल में बिहार अभी चल रहा है, और जो लोग जातिवाद और आरक्षणवाद के चलते देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं। आरक्षण एक ऐसा दूरी बन गया है जिसको बढ़ा करके लोग समझ रहे हैं कि हमारी राजनीति उसमें सफल होगी,
तो इस जो जातिवाद के दलदल से बिहार को निकाल करके विकास की तरफ ले जाने के लिए जो अभियान चल रहा है, उसमें सर आपका क्या मॉडल है? देखिए ऐसा कि बिहार का जो पहले जातिवाद है संपूर्ण भारत में पहले तो आप लोग ये समझिए कि जितना आप लोग दावा करते हैं बिहार की राजनीति को समझने का, इतनी समझ ज्यादातर लोगों की है नहीं। आपने एक शब्द शुरू किया कि बिहार में तो जाति ही सब कुछ है। हम लोग सब पत्रकार हैं, वोट के समय आपको सुन रहे हैं, आधार पर वोट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है। अब हम उसका जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। पत्रकार होने के नाते इतना तो आपको मालूम है कि बिहार में भाजपा को जो वोट मिलता है वो सबसे ज्यादा वोट भाजपा को मिलता है कि मोदी जी के नाम पर मिलता है। गांव देहात में तो आपको यही लोग बता रहे हैं कि भैया वोट किसी सांसद विधायक को नहीं मिला है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। ये तो आप मानते हैं। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप बता दीजिए। अभी तो आप कितना दावा से बोले वोट तो सब जाति पर पड़ता है। तो मोदी जी के जाति, फिर वही बात, बिहार में मोदी जी को वोट पड़ा है ना, सरकार उनकी कहाँ बनी? अरे बिहार में लोकसभा में मोदी जी को वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? गठबंधन में थे, पड़ा। मोदी जी को वोट नहीं पड़ा है, पड़ा है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं ये बता दीजिए। आपको ज्यादा समझ है, आपको तो नहीं समझ है। 20, अब दूसरी बात सुनिए, 20% मुसलमान लालटेन को वोट देता है ना। मुसलमान बिहार का लालटेन को वोट देता है कि नहीं देता है? देता है ना, एक कम। तो जाति का, तो लालू जी की जाति का तो नहीं है, तो काहे देता है? समीकरण का फिर वो भाजपा के डर से देता है, जाति के नाम पर नहीं देता है। फिर खत्म हो गई कहानी। अब तक आपका उत्तर आपने खुद दे दिया। जो मुसलमान आज भाजपा के डर से लालू जी को वोट देता है, अगर उसको कोई दूसरा विकल्प मिल जाएगा तो इसका क्या गारंटी है कि वो लालू जी को देता रहेगा? अब आप निरुत्तर हो गए। अरे जब आप किसी चीज को गहराई से समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे, मैंने आपको कहा कि 50% लोग बिहार में भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को वोट करते हैं, ठीक है। उसमें 20% मुसलमान है और बाकी हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो भाजपा को वोट नहीं करता है, वो लालू जी के विरोध में वोट करता है। ये आपको पत्रकार होने के नाते ज्यादा समझ है। उसको जहां विकल्प मिलेगा वो वहां भाग जाएगा। पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी अधिक है कि न वो मोदी शाह के साथ रह पाए, न वो लालू नीतीश के साथ रह पाए। पहले तो पॉलिटिकल पंडित कौन है इस देश में हम जानते नहीं है कि कौन इतना बड़ा पॉलिटिकल पंडित है जो हमारे दिमाग को पढ़ पा रहा है। लेकिन जहां तक बात है कि महत्वाकांक्षा है, तो महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात तो है नहीं। और हम किसी का झोला ढोने के लिए पैदा हुए नहीं, किसी का दिया हुआ खाते नहीं। हमको ना मोदी शाह ने बनाया है, ना लालू नीतीश ने बनाया है। हम जो भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, अपने दम पर है, अपनी विद्वता पर है, अपनी परिश्रम से। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया, किसी को ठगा नहीं, अपने दिमाग से एक विधा खड़ा करके देश भर में अपना लोहा बनवाया है कि बिहार के लड़के ये भी कर सकते हैं। अगर इसको आप महत्वाकांक्षा बताते हैं तो बिल्कुल हमारी महत्वाकांक्षा है कि लोग देश भर में माने कि बिहार के लड़के होशियार हैं, वो काम कर सकते हैं, वो दूसरों को सलाह भी दे सकते हैं, वो खाली मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए। अब बिहार जो लोग ये पंडित हैं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं, बिहारी कह के गाली, अनपढ़, बेवकूफ हम लोग को बताया जाता है तो अच्छा है, और बिहार का लड़का कोई जाकर झंडा गाड़ कर आया है तो खराब है। आप क्यों चाहते हैं कि बिहार के लोगों की महत्वाकांक्षा न हो? हम तो ये चाहते हैं कि बिहार का हर लड़का इतना महत्वाकांक्षी बने कि देश को हम लोग चलाएंगे। हम क्यों नहीं महत्वाकांक्षा रखेंगे भाई? इस मिट्टी में उतनी ताकत है। देश के सारे राज्यों का इतिहास बहुत गौरवशाली है, पूरे देश का ही है, लेकिन सारे राज्यों के मुकाबले बिहार का इतिहास सबसे ज्यादा गौरवशाली है। तो हम लोग के बच्चे अगर महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगे तो कौन महत्वाकांक्षा रखेगा? सर, इस पदयात्रा का पैमाना बहुत बड़ा है और लगभग इतने दिनों से ये पदयात्रा चल रही है। इसमें निश्चित रूप से काफी खर्च आ रहा होगा और काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका सोर्स क्या है। भैया, हर पदयात्रा जिस दिन से चल रही है उस दिन से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग पूछते हैं बताते हैं कि पूरे अभियान को वो लोग आर्थिक रूप में मदद करते हैं जिनको पिछले 10 वर्ष में
हमने बनने में, आगे बढ़ाने में मदद की है, कंधा लगाया है। पूरे देश में कई राज्य हैं जहां पर बड़े बड़े दल और नेता चुनाव जीते हैं मेरी मदद से। अब मैं उन लोगों से, उनके चाहने वालों से, उनके समर्थकों से मदद मांग रहा हूं कि भाई बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, 10 साल हमने आपकी मदद की है, आज हमारे राज्य में हमारे लोगों को जरूरत है, आप थोड़ा मदद कीजिए। वही लोग मदद कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि अभी जो आप बेगूसराय जिला में लगभग 5-6 प्रखंड का आपने घूमे, आपको क्या क्या अनुभव हुआ है गरीबी के लेकर और विकास के लेकर? देखिए, बेगूसराय पूरे राज्य का सेकंड नंबर पे राज्य जिला है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। तो निश्चित तौर पर ये कई दूसरे जिलों के मुकाबले आर्थिक नजरिए से थोड़ा बेहतर है, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी ज्यादा दूसरे राज्यों के, दूसरे जिलों के मुकाबले देखी। मतलब जो सामाजिक विषमता है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है, और खास करके जिन प्रखंडों से हम होकर आ रहे हैं वहां हमको वो दिखा। जैसे बकरी में स्थिति अगर अच्छी दिखी, वहीं नावकुटी में, गढ़पुरा में हालत बहुत खराब भी दिखा। उन प्रखंडों में भी जो सामाजिक तौर पे जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, उसकी स्थिति वही है जो मधुबनी में या चंपारण में दलितों की है। तो अगर एक टिप्पणी मुझे करनी हो तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बेगूसराय दूसरा सबसे धनी जिला है बिहार का। दूसरा सबसे धनी है, इसका मतलब धनी नहीं है, पूरा बिहार सबसे गरीब है, लेकिन गरीबों में दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ आर्थिक और सामाजिक विषमता दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा दिखी है। सर, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या 26 दल मिलकर मोदी का सामना कर पाएंगे? अभी जाके 26 दल से पूछिए, हम तो जो काम कर रहे हैं। हम आपसे ज्यादा उम्र के और बचपन से राजनीति कर रहे हैं, हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र कवि दिनकर की धरती से हम निस्वान ललित अभिवादी। आप तो मिले हैं हमसे, पत्रकार वार्ता हो। हम सर तालाब है, आप समुद्र है, और हमारे धरती पे आए हैं। हम आपको आशीर्वाद भी देना चाहते हैं, आपका सम्मान भी बखरी में किया झगड़ा में, और हम यहाँ भी आपको सीएम से पीएम बनाने का इरादा रख के आपको दुआ दे रहे हैं कि आपने जो कुर्बानी बलिदान दिया है पूरे देश में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सबका।